माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी प्रोज का, हिंदी गद्य का आपको मॉडल्स बताने वाले हैं। क्वेश्चंस किस रूप में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा हमारा। तो प्यारे मित्रों, देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को हम सूक्ष्म रूप से आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे कि इसको आपको किस तरह से लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी और कितने खंडों में होगा। तो हम ये समझ लें कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 खंड में डिवाइड होगा, 3 सेक्शन में होगा, ए, बी एंड सी। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, यानी खंड आ, खंड बा और खंड सा। जो खंड आ होगा उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, और खंड बा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में जो प्रश्न होंगे उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, और खंड सा में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्यारे मित्रों, तो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि कितने क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, उसको हम संक्षिप्त रूप से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, कहानी का उद्भव एवं विकास। ये देखेंगे, कहानी का उद्भव एवं विकास, इसके बारे में हम समझेंगे। कहानी का उद्भव, आदिकाल से ही मानव में कहानी कहने एवं सुनने की प्रबल लालसा रही, यानी आदिकाल से इसका उद्भव हो गया था। प्यारे मित्रों, कहानी को कहना, कहानी को सुनना और उसके बाद लेखन की क्रिया प्रारंभ हो गई। इसके पश्चात हम समझेंगे विकास, इसके बारे में। विकास कब हुआ, तो विकास का युग इसका 1900 से लेकर के 1911 ईस्वी, और फिर उसके पश्चात 1911 से 1936 ईस्वी माना जाता है, और उसके पश्चात 1936 से 1947 ईस्वी, और उसके पश्चात 1947 से अद्यतन तक हम इसके विकास के बारे में समझ सकते हैं। प्यारे मित्रों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है, कहानी क्या है, व्हाट इज स्टोरी। कहानी क्या है, इसको आपको बताना है। तो कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है, ये हमें समझना है, जिसकी घटनाएं पाठकों को आप्लावित तथा गदगद करती हैं। ये चीजें हमें समझना है इसके विषय में। आगे देखेंगे, नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। तो नई कहानी का मतलब होता है, आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन करना होता है। तो ये हम इसके विषय में समझेंगे। फिर इसके पश्चात चौथा क्वेश्चन है, कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए, यानी कहानी कला के जो प्रमुख तत्व हैं उसके विषय में आपको बताना है। तो कहानी कला के प्रमुख तत्व आपके 6 बिंदुओं में समझेंगे इसको। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 पॉइंट आपको लिखने होंगे इसमें। इसके पश्चात हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, उपन्यास। उपन्यास के बारे में क्या है, तो उपन्यास का मतलब होता है कि मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु, यानी उपन्यास का मतलब होता है उपन्यस्त करना, किसी चीज को समक्ष कर देना। तो उपन्यास शब्द उप अर्थात समीप, उप का मतलब होता है समीप, और न्यास का मतलब होता है अर्थात थाती, यानी से बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ यही मानेंगे कि मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। ये उपन्यास के विषय में हम जानेंगे और डिटेल में आगे समझेंगे। प्यारे मित्रों, इसके पश्चात देखेंगे साहित्य, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम समझेंगे कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसको दी गई है। तो हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की संज्ञा प्यारे मित्रों दी गई है मुंशी प्रेमचंद जी को, यानी मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के जो है सम्राट कहे गए हैं, उपन्यास सम्राट कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, नामोल्लेख कीजिए। तो जैसे कहानी के प्रमुख तत्व जो आपको बताया गया है, उतने ही तत्व उपन्यास के भी होते हैं। प्यारे मित्रों, इसे हमें ध्यान रखना है। कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये जो है उपन्यास के जो है मुख्य बिंदु हैं, मुख्य तत्व हैं, जिस पर हम आगे समझते हैं, लिखते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, नाटक। नाटक के विषय में आपको जानना है प्यारे मित्रों, जिसको ड्रामा कहते हैं इंग्लिश में। तो नाटक का मतलब है, नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है, ये हमको जानना है, जिसका अर्थ है अभिनय। तो हम इसको इस तरह से डिटेल में समझेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि हिंदी आलोचना का उद्भव, यानी हिंदी आलोचना का उद्भव कब हुआ, इसके विकास के विषय में बताना है आपको। फिर निबंध के विषय में हम जानेंगे कि निबंध क्या होता है, निबंध को डिटेल में समझेंगे। निबंध का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, निबंध का मतलब है निधन बंध, यानी निधन
बंद होता है प्यारे मित्रों, ये हम समझेंगे। तो निधन बंद का मतलब होता है, जिसका अर्थ है बांधना। क्या अर्थ निकलता है इसका? इसका अर्थ निकलता है बांधना। ये चीज हम जानेंगे। कोई चीज बांधी जाती है किस रूप में, तो उसको निबंध कहते हैं। निबंध के अंग के विषय में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो निबंध के 4 अंग मुख्य रूप से बताए गए हैं प्यारे मित्रों, जिसका पहला है शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा विस्तार और चौथा पॉइंट आपको लिखना है उपसंहार। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम जा रहे हैं। निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आर यूनिवर्सिटी प्यारे बच्चों। तो देखेंगे इसको, निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो निबंध का जन्मदाता रोम के प्रसिद्ध लेखक सिसेरो और सेनेका को माना जाता है। सिसेरो और सेनेका, ये हम जानेंगे। यानी सिसेरो और सेनेका को इसके जन्मदाता कहे जाते हैं। ये निबंध और लेख में अंतर स्पष्ट करना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निबंध और लेख में आपको अंतर बताना है, दोनों में क्या अंतर पाए जाते हैं। फिर एकांकी का उद्भव कब हुआ, इसके विषय में हमको पढ़ना होगा प्यारे मित्रों। फिर इसके पश्चात एकांकी की परिभाषा आपको बताना है कि एकांकी की परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एकांकी की परिभाषा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक तथा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्याभिव्यंजन ही एकांकी है। ये परिभाषा है प्यारे मित्रों प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी की। तो आप इसको समझेंगे, डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पश्चात आप देखेंगे रिपोर्ट ताज। रिपोर्ट ताज क्या होता है? तो रिपोर्ट ताज के विषय में आपको पढ़ना है। रिपोर्ट ताज का मतलब होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट ताज को रिपोर्ट, इसका मतलब समझेंगे। रिपोर्ट माने सूचित करना, तो इसका मतलब नहीं है। रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। यह हमें आपको जानना है प्यारे मित्रों। आगे देखेंगे साक्षात्कार के विषय में। साक्षात्कार जिसको कहते हैं इंटरव्यू। तो साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार भी प्रतिष्ठित विधा है एक, इसको हमको जानना है कि साक्षात्कार एक प्रतिष्ठित विधा के रूप में हिंदी साहित्य में माना जाता है प्यारे मित्रों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि इंटरव्यू के रूप में हमको समझते हैं। इंटरव्यू में लेखक किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है डायरी। ये बहुत ही अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में है आप जो आपके समक्ष हैं, और परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। हर कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डायरी के विषय में हम जानेंगे इसमें। तो डायरी क्या होती है? डायरी साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों एवं विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः डायरी लिखते हैं। यानी कि दिन प्रतिदिन की सूचना, दिन प्रतिदिन की जानकारी को हम संकलित करते हैं जिस रूप में, उसे ही क्या करते हैं? डायरी कहते हैं प्यारे मित्रों। तो इसको हम डायरी के रूप में। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? तो यात्रा वृत्तांत में जो हम एक छोर से दूसरे छोर तक जो भी चीज़ें देखते हैं, जाते हैं, उसके एक संस्मरण को अपने जो है एक वृत्तांत के रूप में यात्रा वृत्तांत में पिरो देते हैं, लिख देते हैं प्यारे मित्रों। फिर इसके पश्चात आत्मकथा क्या है, जिसको कि हम कह सकते हैं, आत्मकथा जो होती है स्वयं की अनुभूति को आत्मकथा कहते हैं। जब हम स्वयं की बात को लिखते हैं तो ही आत्मकथा होती है। कथा जो है हमको प्रायः इस रूप में जानना चाहिए कि जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक एवं साहित्यिक तरीके से स्वयं अपनी जीवनी को लिखता है तो उसे ही आत्मकथा कहते हैं प्यारे मित्रों। इसको इस तरह से समझेंगे। और जीवनी जो है, जो बायोग्राफी होती है, जीवनी आत्मकथा से थोड़ी भिन्न होती है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं, और आत्मकथा लेखन की अपनी कथा होती है। जो आत्मकथा होती है वो लेखन की एक अपनी कहानी व्यक्त करता है लेखक। लेकिन जीवनी में जो होता है, जीवनी आत्मकथा से थोड़ा हटकर होती है।
इसमें जो है दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा भी हो सकती है जीवनी में, लेकिन आत्मकथा में दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा नहीं हो सकती है। बस इतना ही मात्र अंतर है, ये हमें समझना है प्यारे मित्रों। आगे देखेंगे संस्मरण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण के विषय में हमको समझना है। फिर संस्मरण एवं रेखाचित्र के बारे में हमको जानना है, रेखाचित्र शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का प्रथम रेखाचित्र किसे माना जाता है, ये हमें जानना है। इसके बाद रेखाचित्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, ये हमें समझना है। रेखाचित्र का प्रवर्तक जो है प्रायः जो है हम समझते हैं पहले में तो कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार पदम सिंह शर्मा को रेखाचित्र का प्रवर्तक माना जाता है। यानी रेखाचित्र के जो प्रवर्तक हैं उनको हम किस नाम से जान सकते हैं, पदम सिंह शर्मा, यानी पदम सिंह शर्मा जी इसके जो है प्रवर्तक के रूप में माने गए हैं प्यारे मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 27 क्वेश्चन, यानी व्यंग्य को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। व्यंग्य का क्या होता है और इसके भेद को आपको बताना है। तो इसके भेद को मैं बता रहा हूँ कि पहला है चमत्कारिक विनोद वचन, यानी चमत्कारिक विनोद वचन जो होते हैं, पहला भेद इसका है। फिर इसके बाद है व्याजोक्ति है दूसरा पॉइंट, और तीसरा है उपहास, और चौथा है व्याकृति, और पांचवा है आक्षेप। ये हमें जानना है प्यारे मित्रों, ये व्यंग्य के प्रमुख तत्व के रूप में आपको पढ़ने होंगे। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जीवनी व आत्मकथा में अंतर बताना है आपको। वही क्वेश्चन पुनः रिपीट किया जा रहा है जो आपको मैं बता चुका हूं कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। जीवनी कोई भी लेखक किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा में वही व्यक्ति जो होता है, जो लेखक होता है, वही अपनी चीज को लिख पाता है, दूसरा कोई उसको नहीं लिख पाता है। यह अंतरा हमको समझना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। यानी हिंदी साहित्य की जो प्रथम आत्मकथा लिखी गई थी उसका नाम आपको बताना है प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो इसमें देखेंगे हिंदी साहित्य में 1641 ईस्वी में लिखी गई बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा अर्धकथानक, ये प्रथम रूप से माना जाता था। जिसको किसने लिखा था प्यारे मित्रों, बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने जो अपनी आत्मकथा को लिखा था, जिसका नाम क्या था, अर्धकथानक। ये प्रथम आत्मकथा लिखी गई थी 1641 ईस्वी में, यानी 1641 ईस्वी में ये आत्मकथा लिखी गई थी। आपको ये लर्न रखना है प्यारे मित्रों, यानी 1641 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि झांसी की रानी किस विधा की रचना है, ये हमें जानना है। तो झांसी की रानी उपन्यास विधा, यानी उपन्यास विधा को समझेंगे। झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है प्यारे मित्रों, यानी 1946 ईस्वी में झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। ये हमको समझना है डिटेल में। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो झांसी की रानी जो है प्यारे मित्रों ऐतिहासिक उपन्यास है। किस तरह का उपन्यास है ये, ऐतिहासिक। ये हमको जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि एक ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में इसको जाना जाता है। फिर 34 क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर कि झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है। तो झांसी की रानी के प्रमुख पात्र का आपको बनाना है रानी लक्ष्मीबाई। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं प्यारे मित्रों कि झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में हम रानी लक्ष्मीबाई को जानेंगे। इसके पश्चात 35 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे, झांसी की रानी के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी, यानी डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी ने इनको लिखा है। झांसी की रानी के उपन्यास के लेखक जो बताए गए हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था। यानी रानी लक्ष्मीबाई के पूरे नाम को हमें बताना है। तो इनका नाम था मणिकर्णिका, यानी मणिकर्णिका आपको लिखना है प्यारे मित्रों। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम मणिकर्णिका, ये हमको ध्यान रखना है प्यारे मित्रों, ये हमको डिटेल में समझना होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 37, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था।
तो रानी लक्ष्मीबाई के पति के नाम को आप जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा गंगाधर राव नेवलकर, यानी राजा गंगाधर राव नेवलकर इनके पति का नाम था, यानी रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था प्यारे मित्रों, ये हम जानेंगे। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, यानी क्वेश्चन नंबर 38 जो आपका है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु क्या है, इसके विषय में आपको समझना है प्यारे मित्रों। यानी प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु आपको बताना है। तो प्रेमचंद की कहानी के मुख्य जो विषय वस्तु है कि जिसमें कि बताया जाता है, ये आप समझ लें, इसको परिभाषा के रूप में परिभाषित किया है, जिसको किस तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने स्वयं इसके बारे में लिखा है कि जिस देश के 80% मनुष्य गांवों में बसते हों, उनके साहित्य में ग्राम्य जीवन ही प्रधान रूप से चित्रित होना स्वाभाविक है। उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख, उनका दुख राष्ट्र का दुख, और समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु इसी से संबंधित है प्यारे मित्रों, ये हमें जानना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, आगे की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आगे की कहानी के विषय में हम जानेंगे कि आगे की जो कहानी थी प्रमुख, उसका नाम था रोज। हमारे मतलब आगे की प्रमुख कहानी के रूप में रोज, यानी कि रोज जो थी वो कहानी लिखी थी आगे जी ने, जिसको कि हम समझेंगे रोज, ये जानना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14, आगे ने किन समाचार पत्रों पत्रिकाओं का संपादन किया, ये हमको बताना है। फिर आगे के यात्रा संस्मरणों का नाम उल्लेख करना है प्यारे मित्रों। फिर रोज कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। आप ये समझ जाएंगे रोज कहानी के लेखक कौन है, आपको ऊपर बता दिया गया है आगे जी। तो रोज कहानी के उद्देश्य पर आपको उद्देश्य बताना है। इसके पश्चात जो है आपको प्यारे मित्रों देखना है कि रोज कहानी प्रथमतः किस नाम से प्रकाशित हुई, ये बताना है। इसके पश्चात हम समझेंगे प्यारे मित्रों कि रोज कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानियों का नाम उल्लेख करना है। फिर रेणु की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है। फिर इसके पश्चात फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा प्यारे मित्रों। फिर इसके पश्चात देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज का नाम उल्लेख करना है आपको। फिर ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं, इनके विषय में आपको पढ़ना है। ज्ञान रंजन जी के प्रमुख कहानी संग्रह पर संक्षिप्त प्रकाश भी डालना है आपको। फिर 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये हमें देखना है। तो ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी पिता आपको जानना है प्यारे मित्रों। इनकी कहानी का नाम क्या था, पिता, ये समझना है। इनके जो ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी थी, इसका नाम था पिता। ये हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जो हमको BA 3rd सेमेस्टर में हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ना है प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ है, तो इसको हम समझेंगे कि इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था प्यारे मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। जयशंकर प्रसाद का देहावसान कब हुआ, तो ये हमें ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। 15 नवंबर सन 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान हुआ था। इसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद जी का कौन सा नाटक सम्मिलित किया गया है, तो ये हमें देखना है। तो प्रसाद जी का जो नाटक आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का, उसका बहुत ही फेमस नेम, यानी बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, क्या है प्यारे मित्रों, ध्रुव स्वामिनी, ये आपको पढ़ना है। यानी कि ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है प्यारे मित्रों, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे पाठ्यक्रम में ये है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, ध्रुव सामनी में कितने अंक हैं, तो ध्रुव सामनी के अंक आपको बताने हैं। तो इसमें आप ये समझ लें कि इसमें कुल 3 ही अंक हैं, 3 अंकों को आपको पढ़ना है प्यारे मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, ध्रुव सामनी नाटक की प्रमुख नारी पात्र कौन है, तो ध्रुव सामनी की प्रमुख नारी पात्र ध्रुव स्वामिनी ही है स्वयं, यानी ध्रुव स्वामिनी ही स्वयं जो है स्त्री नायिका है यहाँ पर। इसके पश्चात देखेंगे 59 क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है, तो इसके लिए हम ध्रुव स्वामिनी की प्रमुख स्त्री पात्र ध्रुव स्वामिनी को ही मान रहे हैं, ध्रुव स्वामिनी ही इसकी मुख्य स्त्री पात्र हैं। इसके पश्चात
क्वेश्चन नंबर 16, ध्रुव सामनी नाटक के प्रमुख पुरुष पात्रों के नाम बताइए। तो प्रमुख जो है पुरुष पात्र इसमें आते हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल एवं मिहिरदेव, ये जो है नाम आते हैं इसमें प्यारे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में कि हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो हम भीष्म पितामह के रूप में संज्ञा दे रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके जो है भीष्म पितामह कहे गए हैं। किनके प्यारे मित्रों? आधुनिक एकांकी नाटकों का, या आधुनिक एकांकी नाटक के भीष्म पितामह कहे गए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके विषय में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ, ये बताना है प्यारे मित्रों। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म जो है, ये हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश में के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 में हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, राम कुमार वर्मा को उनके किस एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये सप्त किरण, क्या नाम था उसका? सप्त किरण, ये हमें ध्यान रखना है, सप्त किरण इन्होंने लिखा था। फिर इसके बाद 65 क्वेश्चन राम कुमार वर्मा के ही विषय में कि एकांकी संग्रह का नाम बताना है। 66 में आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा एकांकी संकलित है, तो ये हमें बताना है प्यारे मित्रों। उस एकांकी का नाम है दीपदान, यानी दीपदान हमको पढ़ना है प्यारे मित्रों, दीपदान, जिसको कि आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं प्यारे मित्रों। दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है, इसके विषय में बताना है। फिर लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या आपको बतानी है। तो लक्ष्मी के स्वागत के पात्रों की संख्या आप 7 जान लें, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं इसमें। इसके पश्चात 69 पर देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में उपेंद्रनाथ अस्त का कौन सा एकांकी संकलित है, ये हमको जानना है। तो इसका नाम है प्यारे मित्रों एकांकी का लक्ष्मी का स्वागत। क्या नाम है इसमें? लक्ष्मी का स्वागत, ये हमें पढ़ना है प्यारे मित्रों, लक्ष्मी का स्वागत, ये हमें पढ़ना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसमें हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार के रूप में आपको उन लोगों को बताना है जिसमें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाता है, गुलाब राय जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं इसमें, विद्यानिवास मिश्र जी, आज्ञेय एवं कुबेरनाथ राय जी का नाम इसमें लिया जा रहा है प्यारे मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 71 में आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद किस नाम से किया। बेकन, यानी बेकन जो कि इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं, तो बेकन के इसमें जो है जो ट्रांसलेट किया था आचार्य द्विवेदी जी ने, तो उसका नाम था बेकन विचार रत्नावली, यानी बेकन विचार रत्नावली, इस नाम से इसको जाना जा सकता है प्यारे मित्रों, बेकन विचार रत्नावली ये नाम था। तो हमको इसको समझना है प्यारे मित्रों। इसके बाद 72 क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से हुआ, ये जानना है। तो ये भारतेंद्र युग से हुआ था, हमको जानना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके विषय में। तो आचार्य रामचंद्र जी का जन्म जो है बस्ती जिले के अगौना गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ, यह जानना है हमको। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताना है आपको। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे गद्य की कसौटी मानते हैं, इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। तो निबंध को मानते हैं। क्या मानते हैं प्यारे मित्रों? निबंध को ये गद्य की कसौटी मानते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल ने निबंध लेखन की शुरुआत कब की थी, तो आपको बताना है कि 1904 में किया था इन्होंने निबंध लेखन का शुरुआत प्यारे मित्रों। इसके बाद पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ, यानी 19 अगस्त 1907 में कहाँ पर हुआ? बलिया जिले के
यानी बलिया जिले के आर दुबे का छपरा नाम था गांव का, वहीं पर इनका जन्म हुआ था प्यारे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे 78 क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह के नाम बताना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है प्यारे मित्रों। निबंध को कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है। इसके पश्चात देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कब कहाँ हुआ, और उसके 71 जो क्वेश्चन आपका है, यानी 78 हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का नाम आपको बताना है। फिर 79 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और उसके बाद कुबेरनाथ राय का जन्म कब और कहाँ हुआ ये बताना है आपको। कुबेरनाथ राय के विषय में क्वेश्चन रहेगा। फिर कुबेरनाथ राय का निबंध कब हुआ, निधन कब हुआ था, तो कुबेरनाथ राय का निधन प्यारे मित्रों 5 जून 1996 को हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। कुबेरनाथ राय का जो है निधन 5 जून 1996 को हुआ था प्यारे मित्रों, 5 जून 1996 को। और इनका जन्म जो है 1935 में माना जा रहा है कुबेरनाथ जी का, और इनकी मृत्यु 1996 में, यह हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखेंगे कुबेरनाथ राय की शिक्षा कहाँ से हुई थी, कहाँ से इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया था ये बताना है आपको। तो इसमें कुबेरनाथ राय जी की शिक्षा जो है हिंदू विश्वविद्यालय से, BHU से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि VHU से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये हमें ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे कुबेरनाथ राय की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है आपको, बताना है कौन कौन सी रचना इन्होंने किया है। कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार थे ये बताना है। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मुख्य वैशिष्ट्य क्या है प्यारे मित्रों, ये देखना है। फिर हिंदी साहित्य में इंटरव्यू विधा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर कमलेश जी ने स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू लेखन की शुरुआत कब की, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं। और इन्हीं क्वेश्चन को लेकर के लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का जवाब भी आपको देना होगा प्यारे मित्रों, इसलिए हमको इसको विशेष रूप से पढ़ लेना है। प्यारे मित्रों देखेंगे अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा खंड है, ये दूसरा खंड हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट खंड है प्यारे मित्रों। देखेंगे हम इसको। देखेंगे प्यारे मित्रों खंड बा लघुतरीय प्रश्न जो आपसे किए जाएंगे, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी होगी। तो इसमें जो जो आपके राइटर हैं, जो जो लेखक हैं, जिन जिन पुस्तकों को उन्होंने लिखा है, हम संक्षेप में आपको बताते चलेंगे। तो खंड बा लघुतरीय प्रश्न आपको करने होते हैं, जिसमें कि अधोलिखित गद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या आपसे पूछी जाएगी प्यारे मित्रों। तो व्याख्या के लिए आपको तैयार होना है, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई ये आपका पाठ रहेगा। इसके पश्चात जो है ध्रुव स्वामिनी से आपको क्वेश्चन करने होंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे दीपदान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। इसके पश्चात लक्ष्मी का स्वागत ये आपको पढ़ना है। पंच परमेश्वर ये रहेगा प्यारे मित्रों। पाजेब ये भी आपसे पूछा जाएगा। फिर गैंग्रीन से भी क्वेश्चन रहेंगे, और इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखने के लिए पूछे जाएंगे प्यारे मित्रों। पूरी तरह से आपको समझ लेना है। इसके बाद पर्दा ये रहेगा। भारत और सोनत कैसे हो सकती है, हरिश्चंद्र जी का ये पाठ आपको पढ़ना होगा प्यारे मित्रों। फिर मित्रता पाठ आपको पढ़ना है। इसके पश्चात अशोक के फूल को भी आपको पढ़ना है प्यारे मित्रों। उत्तर फाल्गुनी ये आपका रहेगा। तुम चंदन हम पानी ये रहेगा आपका प्यारे मित्रों, आपको पढ़ना है। भोला राम का जीवन परिचय और ऋण जल धन जल ये देखने होंगे आपको।
इसके पश्चात कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होंगे प्यारे मित्रों। जैसे भारतेंद्र जी का हिंदी साहित्य में स्थान बताना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको बताना होगा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय बताना होगा। जो राइटर, जो लेखक ने इन पाठों को लिखा हुआ है उनका जीवन परिचय आपको समझ लेना होगा प्यारे मित्रों। राहुल साकृत्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना है, अमृतलाल नागर की कृतियां बताना है आपको, अमृत राय के हिंदी साहित्य में भूमिका बताना है, हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में स्थान बताना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन परिचय देना होगा, मुक्ति बोध का जीवन परिचय आपको बताना होगा प्यारे मित्रों, एक लेखक की डायरी ये आपको बताना है, भूमिका क्या होती है। इसके पश्चात मुक्ति बोध का साहित्यिक जीवन बताना होगा आपको परिचय रूप में, मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाएं आपको बतानी होंगी प्यारे मित्रों। तो मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाएं ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी जो कि आपके सिलेबस में हैं और प्रायः जो है सभी विश्वविद्यालयों में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे खंड सा जो आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके विषय में थोड़ा हम जानेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जान लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझ लेते हैं, तो उसके पश्चात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं क्योंकि वे उसी से ही संबंधित होते हैं प्यारे मित्रों। कहानी की विकास यात्रा को दर्शाना है आपको, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखना है, ये पूछा जाएगा। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिए, निबंध लिखिए, ये पूछा जाएगा। इसके पश्चात हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे प्यारे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे हिंदी एकांकी पूर्ण रूप से एक नई विधा है, स्पष्ट कीजिए, ये एकांकी के विषय में प्रश्न होगा। दीपदान एकांकी की कथा सार अपने शब्दों में लिखिए, दीपदान के सारांश को आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, जिसको हम डिटेल में अपने वीडियो में आपको दूंगा प्यारे मित्रों। इसके पश्चात रेखा चित्र के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसका विकासात्मक इतिहास प्रस्तुत कीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा। जीवन का स्वरूप विश्लेषण करते हुए उसका विकासात्मक परिचय आपको देना होगा। फिर कहानी कला के तत्वों के आधार पर जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी की समीक्षा करना है आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल नामक निबंध का सारांश लिखना है। तो जो भी राइटर्स हैं, जो भी लेखक हैं, इन सारे लेखकों की जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने लिखा है, उसके विषय में हमको पढ़ना है प्यारे मित्रों, तभी हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। प्रायः जो है सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस इसी प्रकार से हैं और सभी में इतने सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जिसको हम इस वीडियो में बताना बहुत ही आवश्यक समझता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल नामक नाटक का सारांश आपको देना है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर आगे की रोज कहानी की समीक्षा करना है। ज्ञान रंजन की कहानी पिता की समीक्षा करना है आपको। ज्ञान रंजन ने जो कहानी पिता लिखी थी उसकी समीक्षा करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का परिचय देते हुए उनके योगदान का मूल्यांकन करना है आपको। तीसरी कसम, ये तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी की समीक्षा कहानी कला तत्वों के आधार पर आपको करनी होगी प्यारे मित्रों। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। आपको जरा भी डिफ़िकल्टी आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा ही वीडियो प्रदान दूंगा, जिससे आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार से परेशानी अनुभव नहीं होगी प्यारे मित्रों। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे तथा अपने मित्रों के बीच में अवश्य इसको पहुंचाएं, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। इसके पश्चात आगे देखेंगे एकांकी कला की दृष्टि से उपेंद्रनाथ अस की एकांकी स्वागत की समीक्षा कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः जो है पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको इसको समझना है प्यारे मित्रों कि एकांकी कला की दृष्टि से उपेंद्रनाथ अस की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, क्या लिखा था उन्होंने, लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा करना है आपको। ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताओं को आपको बताना है। तो आप जरा भी ऊबिए घबराइएगा नहीं,
तमाम सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक मुख्य बिंदु से होकर के आपको मिलेंगे, जिससे आपको बहुत लंबे सिलेबस के बारे में सोचना गलत होगा। ये सिलेबस तो आपका जो है थोड़ा लॉन्ग जरूर पड़ जाता है, लेकिन तो उसमें से जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है और बहुत ही सटीक ढंग से आपको पढ़ना है, जिससे वो चीज़ें आपको लर्न हो जाएं प्यारे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, आपको ये लिखना होगा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की निबंध कला पर प्रकाश डालना है। कुबेरनाथ राय की निबंध शैली की विवेचना करना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी जो उन्होंने लिखा है प्यारे मित्रों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला पर प्रकाश डालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः जो है पूछा जाता है यूनिवर्सिटियों में, तो हमको इसे नहीं भूलना है प्यारे मित्रों, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हिंदी के आधुनिक व्यंग्यकारों में परसाई जी का स्थान निरूपित करना है आपको। इसके पश्चात हिंदी साहित्य में महान कथाकार अमृतलाल नागर का नाम बहुत ही आदर से के साथ लिया जाता है, स्पष्ट कीजिए, यह आपको बताना होगा प्यारे मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 23, 30 बरस का साथी, यानी 30 बरस का साथी जो क्वेश्चन आपका है प्यारे मित्रों, इसे हमें ध्यान रखना है कि 30 बरस का साथी ये क्या है। तो ये संस्मरण है, इसका सारांश आपको बताना होगा प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। इसके पश्चात हम देखेंगे प्यारे मित्रों, इसके पश्चात थोड़ा हम प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, ये मैंने आपको डिटेल में सारे क्वेश्चंस को बताए हैं, इसलिए बताए हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझना है, जिससे यदि आपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली तो आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने में जरा भी कठिनाई आने वाली नहीं है। और जब आप अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर को समझ जाएंगे तो आप दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं प्यारे मित्रों। आपको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हमको लिखना है, किस तरह से हमको पढ़ना है। क्योंकि ये आपका 3rd सेमेस्टर है और 3rd सेमेस्टर में आपको हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी गद्य को आपको पढ़ना होता है। 1st सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य यानी कि हिंदी पोएट्री को पढ़ना होता है। तो आपको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से आप उसको समझेंगे। और इस वीडियो को मैं इसलिए आप तक प्रेषित किया हूं कि जिससे आप क्वेश्चन के विषय में भ्रमित ना हो, किस तरह से क्वेश्चन और कितने प्रकार क्वेश्चन के हो सकते हैं, इसको बताने का प्रयास किया है। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे और कमेंट के रूप में हम तक अपनी बात को अवश्य पहुँचाएंगे, जिससे मैं अपने वीडियो में और भी चीज़ें आपको प्रदान कर पाऊँ, दे पाऊँ और आपको उतनी विधि से, शिक्षण विधि से उसको समझाने का प्रयास करूँ जिससे आप समझ पाएँ, टीचिंग मेथड को मैं और सरल तरीके से अपना पाऊँ। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे प्यारे मित्रों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।